विराम। दादी, आज हम सब बहुत बोर हो रहे हैं। क्यों भाई, क्या किताबें पूरी पढ़ ली चीनू मीनू ने, या अब तुम्हारी कोई शरारत नहीं बची है? दादी माँ, हम शरारत कहाँ करते हैं। दादी हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अच्छा, राजा भी दादी पर गुस्सा हो रहा है। चलो, तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? वाह दादी वाह। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर झील के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ सचमुच बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें कई पक्षियों ने अपना घर बना रखा था। सारे पक्षी प्रेम से उस वृक्ष पर रहते थे। उस पेड़ के सभी पक्षियों ने अपनी सलाह से मोर को अपना राजा बना रखा था। उस पेड़ पर एक कौवे का परिवार भी रहता था। कौवा बहुत चालाक था। वह पढ़ा लिखा तथा समझदार भी था। वह नई नई तरकीबों से सबको हैरान कर देता था। एक दिन सभी पक्षी बैठे हुए आपस में सभा कर रहे थे। सभी मोर की बुद्धि की तारीफ कर रहे थे। कौवे से ये सब सहा नहीं गया। कुछ दिन पहले जब कौवा मनुष्यों की बस्ती में गया था, तब उसे वहां से किताब मिली थी। उस किताब को पढ़कर कौवा बहुत खुश हुआ था। उस किताब से उसे कोई नई जानकारी मिली थी। उसी जानकारी को उसने शर्त बनाकर पेड़ के पक्षियों से पूछा। आप सभी राजा की तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर राजा को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। कौवे भाई, क्या कहना है आपका? हम समझे नहीं। कुटरगू। इसमें समझने की कौन सी बात है? राजा को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि प्रजा पर आने वाली मुसीबतों और तकलीफों को समझ सकें और उनका हल भी निकाल सकें। तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हमारे राजा में यह गुण नहीं है? नहीं भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो कौवे भाई, सीधे सीधे अपनी बात कहो। यूं घुमा फिरा कर क्या कहना चाहते हो? कुटरगू। कबूतर ताऊ, मेरा एक प्रश्न है। यदि उसका उत्तर कल तक मोर राजा खोज लाए, तो मैं मान लूंगा कि हमारे राजा सबसे बुद्धिमान है। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या, मेरी एक जिज्ञासा है। अपनी जिज्ञासा बताओ। हम जब बातचीत करते हैं तो अपने भावों को समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, या उतार चढ़ाव के द्वारा हम अपनी बात समझाते हैं। कौवे भाई, जरा विस्तार से समझाओ। जैसे तुम आओगे।
आओगे? एक ही बात को हम बोलने के तरीके से अलग-अलग करते हैं, जिससे बात में अंतर आ जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न इससे ही जुड़ा है। जिस तरह कहने के तरीके से हम सामने वाले को बता देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसी तरह जब हम अपनी बात लिखते हैं तो कैसे बताएंगे कि हम क्या भाव बता रहे हैं, यानी हम क्या कहना चाहते हैं। बातचीत के उतार चढ़ाव को लिखकर कैसे बताया जाएगा? लिखकर। कौवे के प्रश्न का उत्तर कल की सभा में दे दिया जाएगा। ऐसा कहकर सभा समाप्त हो गई। सभी कौवे के प्रश्न का उत्तर सोचने लगे। उस दिन पेड़ पर कौवे के प्रश्न की चर्चा रही कि लिखकर बोलने के उतार चढ़ाव को कैसे बताया जाएगा। मोर अपने घर में इस प्रश्न से चिंतित बैठा हुआ था। उसने कह तो दिया था कि कल की सभा में उत्तर देगा, मगर वह उत्तर क्या देगा, अभी तक उसकी समझ में नहीं आया। पास ही में उसका छोटा बेटा मोर भी था। वह एक कागज को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने अपने पिता की चिंता दूर करते हुए कहा, पिताजी, आप परेशान न हो। आपकी चिंता दूर करने का उपाय मेरे पास है। तुम्हारे पास वह क्या है बेटा? पिताजी, देखो, इस कागज पर कुछ लिखा है। हाँ, इसमें जो लिखा है मैं उन अक्षरों और शब्दों को पढ़ना जानता हूँ। लेकिन इन अक्षरों और शब्दों के अलावा भी कुछ और है। क्या है? पिताजी, यह जो चिन्ह हैं, उन्हें देखो। ये विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह? हाँ, विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। बोलते समय जिस तरह हम भावों के उतार चढ़ाव के लिए रुकते हैं, उसी तरह लिखते हुए भी हमें कई जगह रुकना पड़ता है। कभी प्रश्न करना होता है, कभी अचंभा व्यक्त करना होता है, कभी किसी की बात को ज्यों की त्यों लिखना पड़ता है। इन सभी के लिए लिखित भाषा में चिन्ह होते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बेटा, ये विराम चिन्ह कई तरह के होते होंगे। हाँ पिताजी, ये कई तरह के होते हैं। जरा मुझे भी कुछ बताओ। ठीक है पिताजी, सुनो। जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यह हमेशा वाक्य के अंत में लगाया जाता है। राधा बहुत अच्छा गाना गाती है। मैंने खाना खा लिया। अच्छा, ये जो आखिरी में डंडा सा लगा है, यही पूर्ण विराम है। हाँ पिताजी, और ये अल्प विराम है। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है।
प्रिया एक सुंदर, चतुर और होनहार लड़की है। मुझे आम, सेब, केला, संतरा और अमरूद बहुत पसंद है। जब हमें पूर्ण विराम की अपेक्षा वाक्य में कम रुकना होता है तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दिन निकला, लोग काम करने लगे। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इस चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका जन्म कब हुआ? क्या आपके घर में कोई आया है? अच्छा, यह बात है। पिताजी, आप जो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो उसके लिए भी अलग चिन्ह है। उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहा जाता है। कई बार हम हर्ष, शोक, घृणा तथा आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आहा, कितना सुंदर चित्र है। अरे, बिल्ली तो सारा दूध पी गई। वाह बेटा, अब तो मुझे कौवे का उत्तर मिल गया। क्या विराम चिन्ह और भी होते हैं? पिताजी, कई और विराम चिन्ह होते हैं। मैं आपको एक और विराम चिन्ह के बारे में बताता हूँ। कई बार जब किसी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उदाहरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। अध्यापक ने कहा, कल पुस्तक लेकर आना। इन दोनों वाक्यों में इन चिन्हों के अंदर की बात को कहने वाले के शब्दों में ही रख दिया है। जैसे जय जवान जय किसान, कल पुस्तक लेकर आना। पिताजी, अब आप कल की सभा में कौवे चाचा के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगले दिन पेड़ पर फिर सभा लगी। सभी पक्षी उत्तर सुनने को उत्सुक थे। तभी कौवे से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ कौवे भाई, क्यों नहीं मिलेगा उत्तर। आपके प्रश्न का उत्तर है कि लिखित भाषा में भावों को समझाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कहाँ किसे रुकना है। और मोर राजा ने सभी विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से सभा को बताया। कौवे का मुंह मोर के उत्तर से उतर गया। सभी पक्षियों ने पंख मिलाकर मोर के उत्तर का स्वागत किया और इसके साथ कहानी में भी विराम लग गया। अलविदा दोस्तों।